अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन हमें पाकिस्तानी होने पे बहुत ही फ़ख्र है, लेकिन आज अगर हम इस वक्त की बात करें यानी 2019 की बात करें, देयर हैज़ नेवर बिन अ बेटर टाइम टू बी अ पाकिस्तानी। चाहे हम इंटरनेशनली बात करें, सोशल मीडिया पे बात करें, अपने सफारती कॉरिडोर्स की बात करें, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त बख्शी है, जिस तरह हमारा नाम सुर्खरू हुआ के साथ साथ कुर्बानियां दे रही है। इसका जो हमारा नैरेटिव था, लोग कहते थे कि जी पिछले 20 साल से आपने इतनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन फिर भी दुनिया को ये बावर नहीं करा पाए कि हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के अगेंस्ट हैं। लेकिन अल्लाह ताला के काम निराले होते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इस नहज पे है कि पूरी दुनिया में उसकी बढ़तरी होने के बावजूद, एक बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद, बार बार ये कहने के बावजूद कि उसके बाद बहुत असलहा है, उसके बाद बहुत फोर्स मौजूद है, वो आज घुटने टेकने पे मजबूर है। हमने जिस तरह की कल भी बात की थी कि नरेंद्र मोदी साहब अपने इलेक्शन के नशे में इतने चूर हैं कि उसके लिए वो कोई भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं कर रहे, और ये उस तरह की कुर्बानी है जहां वो दो ममालिक को और अपनी खुद की आवाम और माशरे को जंग में झोंक देना चाहते हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान से और इस पूरे खित्ते में जहां जहां जंग छिड़ी हुई है कुछ सीखा होता, तो वो यकीनन ये बात ना करते कि अगर भारत के पास राफेल तैयारे होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। ये जंगी जुनून भारत के लिए, इस खित्ते के लिए किसी तौर पर भी सही नहीं है। हमारी आर्मी और हमारी एयरफोर्स बार बार हमें यह बावर करा रही है कि मुश्किल वक्त अभी गुजरा नहीं है, लेकिन हम हर तरह से जंगी जारियत का सामना करने और उसके लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन रात के वक्त अगर आप अपने बिस्तर में नींद के लिए रेस्ट करने के लिए लेटते हैं और आपको अचानक हमारे जेट तैयारों की आवाज़ आती है, तो दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है हमारे इन मुजाहिदीन अफलाक के लिए कि जिस जांबाजी के साथ हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उससे आप और मैं आज ये सुकून, ये इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमारा रुआं रुआं उनके लिए दुआ गो है कि इंशाअल्लाह ताला अगर दुश्मन ने ऐसी कोई हिम्मत या जुर्रत दिखाने की कोशिश भी की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारा जज्बा नहीं है। आइए आपको ये भी दिखाते हैं कि इंटरनेशनली इंडिया के बारे में क्या बात की जा रही है। कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें सबसे पहले उसने यही बात की कि भारत को मुंह की खानी पड़ी है, उसकी शदीद तरीन सुकी है सरहदों पे भी और सफारती कॉरिडोर्स में भी। और इसमें मजीद उन्होंने जो डिटेल्स दी, यानी बार बार तो ये भारत सवाल उठा रहा था कि पाकिस्तान ने शायद F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया है, और ये F-16 तैयारे उनको दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए दिए गए थे, जो कि भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन ज़रा अपने तलवार का और अपने म्यान का भी वो जायज़ा ले लेते तो शायद ये ना कहते। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल के मुताबिक इंडिया की जो असलहा उनके पास मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की जंग के लिए काफ़ी है। यानी खुदा ना खास्ता अगर कोई मुकाबला होता है और भारत इस तरह की हिम्मत करता है तो उसके पास वो सेल्फ रिलायंट भी नहीं है अपने असलहे में। उसकी कंट्रोल लाइन्स, उसके पास जो कुछ मौजूद है, और कहने को तो उन्होंने बहुत बड़ी अपनी दिफाई असासों को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उनके दिफाई असासे इस वक्त बोसीदा और नाकारा है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा गया है, उनकी इस वक्त जो इंडियन आर्मी के पास, इंडियन फोर्सेस के पास असलहा है वो 68% यानी 70% के करीब बिल्कुल नाकारा और बोसीदा है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जंगें हिम्मत और जज्बों से लड़ी जाती हैं। जिस तरह की गुयूर कौम हम हैं, जिस तरह आज हम अपनी आर्मी और अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं, इसका सिर्फ ख्वाब भारत देख सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि भारत में जगह जगह ना सिर्फ सवाल उठाया जा रहा है नरेंद्र मोदी सरकार पे, बल्कि इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय फौजी अगर इन पब्लिक निकलते हैं तो उनको पब्लिक तनकीद का भी सामना है। जहाँ नरेंद्र मोदी के मानने वाले या बीजेपी के रुकन बाहर निकल के अगर कैंपेनिंग करते हैं तो उनको भी पुश बैक मिल रहा है। गो बैक मोदी एक ऐसा हैशटैग था जो इंडिया में भी ट्रेंड किया, पाकिस्तान में भी ट्रेंड किया, और साथ साथ उनकी अब फोर्सेस को भी यही
कुछ सामना है कि जब भी वो लोगों में जाते हैं तो उनकी कोई इज़्ज़त अफजाई नहीं होती, लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते, बल्कि उनको दोबारा ये तनबीह करते हैं कि इस जंगी जुनून से बाज आइए। हमने ये भी देखा कि दूसरा तैयारा जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने गिराया था, उसकी पायलट की अहलिया ने भी ये कहा कि जो इंडिया में मौजूद फेसबुक वॉरियर्स हैं, जो सेल्स चल रहे हैं मुख्तलिफ ट्विटर पे थ्रू बीजेपी या शिवसेना के, जो बार बार ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें जंग में जाना चाहिए, उनको भी तनबीह करते हुए कहा कि ये बच्चों का खेल नहीं है और इससे गुरेज किया जाए। आइए आपको ये भी दिखाते हैं कि जहाँ सच, जहाँ हक ना हो, वहाँ सवालात का जवाब देना कितना मुश्किल होता है। आज इतने रोज़ गुजर जाने के बावजूद, यानी इंडिया ने क्लेम किया था कि उसने कोई टारगेटेड ऑपरेशन, कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है, ना सिर्फ ये अल्फाज उसको वापस लेने पड़े, बल्कि आज भी जब अवाम की अदालत में, मीडिया की अदालत में इनके फौजी सरबराहान खड़े होते हैं तो लाजवाब होते हैं। आपको फिर दिखाते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के सरबराह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दोबारा मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जी ये बताइएगा कि कितने लोगों का आपने ऑपरेशन किया। तो आए बाएं शाएं, कन्फ्यूजन की इंतहा। आई थिंक वो क्लिप हम अभी रेडी कर रहे हैं, उसको आपको आगे प्रोग्राम में दिखाएंगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। और एक दफ़ा फिर, यानी क्या आप सोच सकते हैं कि एक टारगेटेड ऑपरेशन जो कि एक एयरफोर्स लीड कर रही हो, उसके बारे में वो खुद ब्रीफिंग ना दे पाए, वो ये कहे कि जी ये तो हुकूमत का काम है, वही आपको बताएंगे। खैर, बहरहाल साइज़ पे नहीं जाना चाहिए, क्वांटिटी और क्वालिटी का जो फ़र्क है उसके बारे में दुनिया बात कर रही है। और सबसे बढ़कर ये कि हमें अपनी पाक अफवाज पे नाज है, और जब जब हमारे वतन ने, हमारी रियासत ने इनको दिफा के लिए पुकारा है, दे हैव ऑलवेज बिन रेडी विद दैट। इसी थॉट के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत और हौसला दे और हमारे दुश्मन को ऐसी शिकस्त दे कि दोबारा कभी वो मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ ना देखे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी हैव अ लॉट लाइंड अप इन द शो टुडे फॉर यू। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हम एक माशरे की तरफ जब देखते हैं और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल की तरफ, तो उनको मेंटोर्स की ज़रूरत होती है। उनके असातिज़ा ही उनकी जहन साजी करते हैं जिससे एक माशरा तश्कील दिया जाता है। हमेशा से पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगता है, और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 10 सालों में, कि हमारे यहाँ इंतहा पसंदी या मजहबी जुनूनियत बढ़ती चली जा रही है और उसको हमें देखना चाहिए क्यों पनप रही है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान बहैसियत एक रियासत के, एक कौम के, हमने कुछ फैसले लिए थे और इन कठिन फैसलों के लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। हमारे सिविलियंस ने, हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ने, हमारी पाक अफवाज ने। इन के बाद जो हम जिस नहज पे पहुँचे, हमारी ये रियलाइजेशन है कि इंतहा को माशरों से ख़त्म करना है। लेकिन अगर हम इस वक्त नज़र डालते हैं भारत और पाकिस्तान पे, तो भारत में जिस तरह की जंगी जुनूनियत है, ये उनके माशरे की भी अक्कास है। आज हम बात करना चाहेंगे खुसूसन अपने असातिज़ा के हवाले से। हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने इन एसोसिएशन विद द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक अवार्ड का इनेकाद किया था, जिसके अंदर द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर यानी वो उस्ताद जो सबसे ज़्यादा अपने काम के साथ पैशनेट है, डेडिकेटेड है, उसके लिए नॉमिनेशंस बुलवाई गई। पूरी दुनिया से 4000 से ज़्यादा नॉमिनेशंस गई इन मल्टीपल कैटेगरीज, और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि पाकिस्तानी उस्ताद अहमद साया को वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर करार दिया गया। आइए सबसे पहले आपको इनके बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इनसे मुलाकात भी करते हैं। पाकिस्तानी उस्ताद ने 6 ममालिक के असातिज़ा को शिकस्त देकर मुल्क का परचम दुनिया में बुलंद कर दिया। कराची के निजी स्कूल में ए लेवल के तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करके अहमद साया दुनिया भर के मोतबर असातिज़ा में पहले नंबर पर रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने ट्विटर पर अपने पैगाम के जरिए ऐलान किया कि माहिरीन तालीम के एक खुसूसी पैनल ने मेहनती उस्ताद के एजाज के लिए अहमद साया को 6 अफराद में से बेहतरीन उस्ताद का खिताब दिया है। इस अवार्ड के लिए पाकिस्तान के अलावा भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन और मलेशिया के असातिज़ा शामिल थे।
तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अहमद साया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो अहमद। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में पाकिस्तानी अपना परचम बुलंद रखते हैं। लेकिन जो सवाल मैंने शुरू में किया, जहन साजी और ख़ास तौर पे अगर हम नौजवान नस्ल की बात की जाए, ये हमारा असासा भी हो सकते हैं और ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज भी। आप क्या समझते हैं कि भारत में जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है, फैशिज़म है और जंगी जुनूनियत है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखें, मेरे ख्याल में जो है ना, स्टूडेंट्स को टॉलरेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल जनरल आवाम को टॉलरेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। सबको इस बात की तालीम देनी ज़रूरी है कि उनको जो है वो एक्सट्रीमिज़म्स पे नहीं जाना, फनाटिज़म पे नहीं जाना, उनको पीस प्रमोट करना है। सही। और अगर हमारी जहन साजी ऐसी हुई भी होगी कि हम टॉलरेंट नहीं होंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये एक्सट्रीमिज़म पे जाना समझ में आता है। तो ये जो हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको इस बात का पैगाम देना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि लड़ाई झगड़ों से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, लड़ाई झगड़ों से कोई जीतता नहीं है। सही। जीतते सिर्फ हमारे ईगोज हैं। लेकिन आप जब इंतहा पसंदी को देखते हैं, भारत ने हमेशा से इस बात का बड़ा प्रचार किया है कि वो एक सेक्युलर माशरा है, डाइवर्स माशरा है, यहाँ पे तमाम ही अक़लियतों को भी, लोगों को भी अपनी बात कहने का हक़ मौजूद है। लेकिन आज इन 4 सालों के बाद, जब मोदी सरकार के आने के बाद हम इस माशरे को देखते हैं तो ये बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही बिटर और बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनता जा रहा है। इसकी आप क्या वजह देखते हैं? देखें, मुझे लगता है कि टॉलरेंस नहीं है, मतलब कॉल और फेल में तजाद है। बोल तो वो ये रहे हैं कि हम प्रमोट करते हैं सेक्युलरिज्म को, लेकिन इन रियलिटी देखा जाए तो ऐसा लगता तो नहीं है। अच्छा, और यही प्रॉब्लम जब हम अपने घर के करीब देखते हैं, यानी हम इस बात से बिल्कुल कतई नज़र नहीं रह सकते कि पाकिस्तान में भी एक एक्सट्रीम ओपिनियन पाया जाता है। जब आप अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं अहमद, और कभी आपको लगता है कि इन्होंने अपना जहन पहले से ही बना लिया है और इसमें कोई लचक नहीं है, मज़ीद सीखने की गुंजाइश नहीं है, आप उनको नई लर्निंग्स की तरफ कैसे राग़िब करते हैं? देखें, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना हमारे सामने, उनको नर्चर करना हमारी जिम्मेदारी होती है। सही। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आई डोंट थिंक से उनका माइंड मेकअप ऑलरेडी हुआ हुआ होता है। जी, उन्होंने, उनके पास बहुत सारी इनहेरिटेड लिमिटेशंस होती हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव द एबिलिटी टू लर्न एंड टू चेंज। सही। और अगर वो देखते हैं कि कोई अच्छी चीज़ है तो वो उसको प्रमोट करते हैं, वो उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल है कि अक्सर हमने देखा है इन टाइम ऑफ क्राइसिस पाकिस्तानी कौम के एक, अगर आप टाइमलाइन देखें, हमारी रविश रही है कि वी कम टुगेदर, चाहे वो कोई खुदा न खासा अर्थक्वेक का मामला हो, फ्लड्स का मामला हो, बहुत मैसिव किस्म का कोई खुदा न खासा टेररिस्ट अटैक हो, और आज भी हम ये देख रहे हैं कि हम मुत्तहद और मुतहरिक हैं बतौर एक कौम के। आपको क्यों लगता है कि ये विद टाइम हम फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि पुटिंग पाकिस्तान फर्स्ट हमारा विजन थोड़ा आगे पीछे होता है? आम लोगों की बात कर रही हूँ। देखें, जनरली जो लोग होते हैं ना, जब इन टाइम ऑफ क्राइसिस में जब साथ होते हैं तो एटलीस्ट उनके दिल में ये चीज़ है कि व्हेन इट कम्स टू द कंट्री वी आर ऑल टुगेदर। राइट। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर है। इस पॉजिटिव जेस्चर को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है विद डिफरेंट स्टेप्स एंड डिफरेंट मेजर्स। अगर वंस हम सब मुत्तहिद हो चुके हैं तो लेट्स प्रमोट इट, लेट्स टेक इट टू द पोजीशन वेयर वी रिमेन यूनाइटेड। एब्सोल्युटली। एंड होता ये है कि जब कोई क्राइसिस सिचुएशन डिसॉल्व हो जाती है, क्लियर आउट हो जाती है, तो हम सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो हमारा जो फोकस होता है वो उस वक्त एट द एंड ऑफ द डे कंट्री फर्स्ट होता है, बट ऑन फ्रंट वो चीज नहीं होती, इसलिए वो बैक बर्नर पे चली जाती है। अहमद, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि आप ही कामयाबियां पाकिस्तानी अपना नाम मनवा रहे हैं, व्हाट गिव्स यू द मोस्ट होप? आप किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं? देखें, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम लोग जो है ना, हमारे जितनी भी नौजवान नस्ल है वो सीखना चाहती है, वो इम्प्रूव करना चाहती है। Everyone realizes that there is a margin of improvement. Right. And once we have this feeling inside us that we can improve, this gives us a positive hope also, and this gives us the opportunity to improve. Absolutely. And उससे होता ये है कि लोग जो है ना वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बेहतर करें,
बिकॉज पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है जी। इट्स जस्ट दैट कि वो टैलेंट हार्नेस नहीं हुआ है, वो उस टैलेंट को निखारने की जरूरत है और उसी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे असातिज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद यहाँ पे मौजूद होने का एंड फॉर दोज वेरी वर्ड्स। हम चाहेंगे कि एक ऐसा माशरा तश्कील दिया जाए जहाँ पे टॉलरेंस हो, जहाँ पे रवादारी हो, मोहब्बत और अमन पसंदी की बात हो। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, टॉप स्टोरीज भी हमारे साथ हैं और कल्चरल फ्रंट पे क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाएंगे। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। आप लाहौर में हैं और आपको थिएटर प्लेस पसंद है तो रुक कीजिए अलहमरा का। रोज़ाना 7:15 बजे शाम को ये परफॉर्मेंस अलहमरा में पुटअप की जा रही है इन हॉल नंबर 1 और ये 10 मार्च तक ऑन रहेगा। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं द डायरेक्टर ऑफ दिस प्ले एंड वन ऑफ द लीड एक्टर्स। सबसे पहले मुलाकात कराते हैं आपकी दावर लाशारी से और इन्हीं के साथ मौजूद हैं प्ले की लीड एक्टर रास्ती फारूक। अस्सलाम वालेकुम दावर। सॉरी मेरी आवाज का थोड़ा आपको फीडबैक आएगा, बट वेलकम टू आज पाकिस्तान एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन येट अनदर ब्रिलियंटली रिसीव प्रोडक्शन। दावर, सबसे पहले ये बताइएगा, काफी मेहनत लगती है थिएटर परफॉर्मेंस को पुट टुगेदर करने में। हमारी टीम बता रही है कि आपने दिसंबर में कास्टिंग कॉल दी थी, 1-1.5 महीने की लगातार रिहर्सल्स के बाद ये प्रोडक्शन तैयार हुई है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में या कहीं पे भी पाकिस्तान में थिएटर प्रोडक्शन बनाना एक काफ़ी लंबा और डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि लाहौर में या कहीं पे भी प्रोफेशनल थिएटर एक्टर्स इतने अवेलेबल नहीं होते, स्पेशली इंग्लिश के लिए अगर आप प्ले कर रहे हो। तो ऑल द एक्टर्स इन दिस प्ले एज वेल सारे कुछ और काम करते हैं और ये एज अ पैशन फॉलो करते हैं। तो उनको इकट्ठे करना, सबको सिमिलर डेट्स पे मनाना, एक स्टोरी पे कन्विंस करना, एक प्ले में कन्विंस करना इज ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव अ वेरी गुड टीम टुगेदर और सारे मिलके काफ़ी मेहनत भी उन्होंने की। 1-1.5 महीने की रिहर्सल्स की जिसमें लाइव सिंगिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ी, डांस रूटीन्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ी, एक्टिंग की भी, और कर करा के अल्लाह का शुक्र एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया है। And I think the credit goes to a director and his team of course। और आपके साथ रास्ती मौजूद हैं। रास्ती, we know that you're a very talented actor। आपने इससे पहले भी बहुत सारी productions में you've proved your mettle। ये production के बारे में आप क्या कहेंगे? When so much of hard work and effort goes into putting it together, क्या experience रहा and what is your favorite bit about Blood Brothers? It's actually been really great. बहुत मजा आ रहा है for various reasons. Yes, I've done a couple of plays before, but I think जो सबसे challenging और interesting और मजे की बात है इस script के बारे में, it's कि we get to play the same character in different ages. So when we started this play, मेरे लिए थोड़ा सा challenging था कि you act as a kid and then a young adult and then a grown up. जी, I think it came together really nicely and I've had a really great time. दावर, every time you undertake a production, क्या सोचा होता है? Obviously आपने जो पहले सीखा होता है उसको आप implement करने की कोशिश करते हो, you become a smarter, more efficient director। ये अगर मैं कहूँ कि डेट नाइट से लेके अब तक ये ब्लड ब्रदर्स तक का सफर, इसमें what has been the greatest learning for you, तो आप क्या कहेंगे? लर्निंग यही हुई है जो थिएटर में या कुछ भी इवेंट प्लानिंग में कहें, वो एक लाइन है कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। तो इधर भी वही होता था, जो चीज प्लान करती थी जो चीज इस डेट पे ये कर लेंगे, इधर ये हो जाएगा, ये स्केड्यूल है, बड़े प्यारे तरीके से एक्सेल पे बना के मैंने अपने सामने रखा। कराची में a lot of young people are interested in quality theatre। तो जब आपने कास्टिंग कॉल दी तो आपके पास did you get a great response? like बहुत सारे लोग ऑडिशंस पे आए? बहुत ज्यादा था और आपने इनको सिलेक्ट किया? ऑडिशन ले रहा था पहले दिन, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक बंदा इतनी ऑडिशन लूंगा तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो फिर मेरे और जो थिएटर के कुछ दोस्त हैं जो करते रहे, उनको बुला के मैंने सेगमेंट्स में ऑडिशन की शॉर्ट लिस्टिंग करवाई, क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र है डेट नाइट के बाद काफी बड़ा रिस्पॉन्स था ऑडिशन का, काफी ज्यादा लोग किए। आप ये देख लें, इनको हमने कन्विंस कर लिया कि हमारे साथ प्ले में ऑलरेडी डेट नाइट की वजह से एक्साइटेड थी कि यस कोई अच्छी प्रोडक्शन होगी। तो ये चीज ऑब्वियसली हेल्प करती है कि प्रीवियस प्रोडक्शन का नाम अच्छा हो तो एक्टर्स खुद विलिंग होते हैं आप साथ काम करने। राइट। रास्ती, आप क्या कहेंगे, जिसने दावर अभी बात कर रहे थे कि आप सब you have other day jobs, other passions as well, and this of course is a labor of love। इसके लिए आप लोग अलग से वक्त निकालते हैं, तो क्या वजह थी कि आपने हामी भरी इस प्रोडक्शन के लिए? मैंने पूछा
That's true. That's true. No, he's right though. Because I'd known I'd heard he's a really hardworking director, and he really puts his heart into every single production. और Date Night कराची में भी आया था. A lot of people really liked it. जब उसने script के बारे में बताया, I was sold over the script. So yes, it sometimes juggle करना मुश्किल होता है. But the thing is, at the end of the day, when you put in so much hard work, अगर end में when you put up the show and your audiences are loving it, right, and they give you that feedback, it's all worth it. Wonderful. So all your time, all your energy, all your khwari and your stress, it's worth it at the end. Achha, for a lot of people, be it the actors or the directors, this theatre productions have been a stepping stone. उसके बाद क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि television dramas बहुत ही ज़्यादा popular हैं और अब तो revival of cinema भी हुआ है. Maybe not a lot of people know that Davar is actually related to Bilal Lashari as well, who actually really brought the whole change about. को एक चांस देने का तो ऐसा नहीं है शौक कि कभी ना कभी डायरेक्ट उसको भी करूं, कोई एक जिंदगी में मूवी जरूर बनाऊं. सही. बट फॉर नाउ मेरा पर्सनली शौक बचपन से ही थिएटर का इसलिए लाइव परफॉर्मेंस का मुझे ज्यादा मजा आता है, खुद परफॉर्म करने का भी और उसको डेवलप करने का भी. तो वो एक ज्यादा मजा आता है वो जो टीवी में या फिल्म में. So the live audience is where your heart is. दावर एक दफा फिर मुझे बताइएगा what we know so far about the story is कि आपने कहा है कि ये दो जुड़वा भाइयों की कहानी है जो अलग अलग हो जाते हैं. बहुत काफी फिल्मी साउंड कर रही है. मुश्किल था इसमें म्यूजिक को इनकॉर्पोरेट करना, जैसे आपने खुद कहा कि लाइव सिंगिंग एंड देयर सम डांसिंग रूटीन्स इन दैट एज वेल. वाज दैट डिफिकल्ट? नहीं, not very difficult because this is actually an adaptation of a play by Willie Russell जो लंदन में परफॉर्म भी बड़े अरसे से हो रहा था. इसी को अडेप्ट किया गया था. सही. तो इसलिए वो काफी ज्यादा लाइव सिंगिंग और इन चीजों को डेवलप करना उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन मैंने खुद ऑन लगे पर एट द सेम टाइम लोगों को रिलेट करना इजी हो, साथ गुनगुनाना इजी हो, क्योंकि ऑब्वियसली गाना वही अच्छा लगता है जो आप साथ साथ गा भी सको. Absolutely. अच्छा जी, Rasti and Davar, thank you very much for joining us this morning. Rasti, any other projects lined up? Will we be seeing you on TV or on the big screen? Not TV at the moment. I think my heart is where theatre is. So hopefully you'll do something else soon. And I'll be best of luck, Davar. Best of luck, Rasti. Once again, a shout out to all our viewers. अगर आप लाहौर में हैं, quality theatre में interest रखते हैं, do go and check out Blood Brothers. It's playing in Alhambra till the 10th of March. आप दोनों को हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से the very best of luck. लेते हैं एक छोटा सा break. We'll be right back. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन पूरा पाकिस्तान जाग रहा है, फ़ख्र करता है अपनी पाक अफवाज पे और ख़ुसूसन हमारी एयरफोर्स पे, हमारे मुजाहिदीन अफलाक पे. लेकिन जब भी हम बात करते हैं हमारे बॉर्डर्स पे कशीदगी की, या फिर जो दहशत गर्दी को ख़त्म करने के ऑपरेशन हमारे मुल्क में भी हुए, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की बात की जाए या फिर सवात ऑपरेशन की बात की जाए, पाक अफवाज ने और हमारी ख़ुसूसन एयरफोर्स ने उसमें बहुत ही ज़बरदस्त एक कलीदी किरदार अदा किया है. और आज जब हम एक मुश्किल वक्त में हैं और हम समझ रहे हैं कि हमें एक होने की ज़रूरत है, तो उसमें मेरे ख्याल में ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि जो फ़ख्र हम महसूस करते हैं, जो हमारा रुआं रुआं दुआएं देता है हमारी पाक अफवाज के मुजाहिदों को, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है. आइए आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जिस तरह एयर चीफ मुजाहिद अनवर ख़ान साहब, जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के सिपह सलार हैं, उन्होंने किस तरह जवानों का हौसला बढ़ाया और वो क्या कहते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में. लेट्स टेक अ लुक. आप मीडिया पे भी यू रीड पीपल रियली वेल. तो डॉक्टर वजाहत बताइएगा कि ये दोनों सरबराहान अफवाज के आपके सामने हैं, इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं, क्या कहती है इनकी बॉडी लैंग्वेज आपको? दोनों को हमने देखा और दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है अराउंड 90% आपकी कम्युनिकेशन बात करती है. कम्युनिकेशन का हिस्सा 90%, 10% है जो हम वर्बल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं. तो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, हमारी जो पीछे फीलिंग्स हैं वो हमारे जिस्म से नजर आती हैं, और जिसमें बड़ी क्लियर नजर आ रही है, हरकत और सकनात से पता चल जाता है कि हम कामयाब हैं या हम नाकाम हैं, हम खुश हैं या हम गम में हैं. हमारा जो एयर मार्शल है, माशाल्लाह, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी शाबाशी का स्टाइल ही देख लें आप जी.
बाकायदा लगता है कि यहाँ पे कोई काम करके जब आप किसी को शाबाशी देते हैं तो चेहरे के तासुरात बिल्कुल सिपह सलार आता है, और सामने वाला भी खुश खड़ा हुआ है सीना तान के, और वो भी कह रहे हैं कि शाबाश मेरा बच्चा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही कि जब पुलवामा का अटैक हुआ आपने एक धुआंधार तरीके से पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के, और उसके बाद आपने मजबूर कर दिया अपनी फोर्सेस को एक्शन लेने के लिए, वो भी एक इल प्लान्ड मिस एडवेंचर था। अच्छा जी, जरा आपको ये भी दिखाते हैं कि अब सवालात जो लोकली उठ रहे हैं, क्योंकि देखें अगर तो इसका पूरे इस मास्टर गेम प्लान का मकसद ये था कि मोदी साहब को और बीजेपी को मजीद मकबूलियत हासिल हो, उनको एक बहुत ही बहादुर और निडर लीडर के तौर पे पेश किया जाए, क्योंकि बार बार ये मुआजना किया जा रहा था कि ये जी वाजपेयी साहब नहीं है, ये मनमोहन नहीं है, ये पाकिस्तान को बाकायदा जवाब देंगे अगर पाकिस्तान ने कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश की। एक तो थोपा गया पहले पुलवामा अटैक को हमारे ऊपर, तो अब ये जो 300 दहशतगर्दों की हलाकत का बयान कहां से निकल आया? जी वजाहत, ये सवाल अब ये इनके गले में अटक गए, ये सवाल जवाब नहीं दे पा रहे, दुनिया सवाल कर रही है, लोकली सवाल हो रहा है, मोराल इतना डाउन है कि बेचारी अगर इंडियन फौज बाहर निकलती है आसाम वगैरह में, तो वहाँ पे गो बैक इंडियन आर्मी के नारे लग रहे हैं। तो ये इस पे खुद लेके आए हैं अपने आप को। आपको याद हो जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो इन्होंने अपने क्रिकेटर्स का भी यही हाल किया था जी, भाई तुम पहले जीतने तो दो, खेलने तो दो, इतना प्रेशर आप उन पे बिल्ड कर रहे हैं और ऐसा उनको मुजाहिद बना के रख दिया है, वो मैच हार गए, उसके बाद उनका अपने मुल्क में रहना मुश्किल हो गया। आपका प्रॉब्लम यह है कि आपका मीडिया किस तरीके से आपके साथ आपको हाइप क्रिएट करता है विद रियलिस्टिक अप्रोच। आपने देखा नहीं कि जंग हुई कहाँ है, अच्छा नफ्सियात का मैं इसमें पूछना चाहूंगी डॉक्टर वजाहत, बिकॉज दैट इज एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फॉर यू, कि हम बार बार बात करते हैं कि जब मीडिया इतना चीज़ों को एस्केलेट करे, जब जंगी जुनून और जारियत को इतना प्रमोट करे, इसका उस माशरे की नफ्सियात पे क्या असर पड़ रहा है? देखिए स्कॉटलैंड इंग्लैंड कितना लड़ा है आपस में, यूरोप में कितने लड़ाइयाँ रही हैं, अपनी लैंग्वेज से वो बाहर ही नहीं आते, लेकिन आज वो G8 और G10 के साथ रह रहे हैं। और पिछले 20 साल पहले वो लोग आपस में दुश्मन तस्वुर भी किए जाते होंगे, लेकिन आज तो सारे एक साथ हो गए। हमारी तो फिर भी चले एज थोड़ी चली गई है, जो टीन एज है, जो 10 साल का बच्चा, वो तो दुश्मनी के अलावा कुछ जान ही नहीं रहा है मीडिया की थ्रू कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमने उसको बर्बाद करना है, पता उससे कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कि बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है? जिस तरह हम एक बात पहले कहते थे और इस पे हमने बतौर कौम हम इस पे जागे हैं कि भाई हमारे यहाँ का कोई मसाइल है, बार बार कहा जाता था ये कोई तीसरी कुव्वत है, कोई बैरूनी कुव्वत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। इट्स एन ओवर सिंप्लीफाइड सोल्यूशन। अगर पाकिस्तान में हम अपने चैलेंजेस का हमने क्योंकि उनको पहले रियलाइज किया कि ये हमारा चैलेंज है और हमने उसका फिर हल तलाश किया, इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली अभी वो उसी लूप में फंसा हुआ है। जो कुछ भारत में खराब हो रहा है, भारत में अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, कोई अटैक होता है, कितना ओवर सिंप्लीफाइड है ये कह देना कि जी इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है। ये नहीं जानते कि 70 सालों से जो जारी है, जो जुल्म की इंतहा इन्होंने अगर वादी कश्मीर में की हुई है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट सिर्फ एक नहीं कई जगह पे सर उठा रही है इंडिया पे, तो वो भी तो गम और गुस्सा है ना, तो वो निकलेगा। बिल्कुल, आपस की इनकी अपनी खाना जंगी है, बहुत सारे इनके ग्रुप्स बन चुके हैं जिनको इनको अंदाजा सब है, ये रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को, ये चीज़ों को अपने फेलियर्स को हमारे ऊपर थोप देते हैं और उसके बाद ये अपने जो चीज़ों को मास चढ़ा देते हैं। चलता ये आ रहा है किसी अरसे से, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो कहते हैं ना पंजाबी में चवल मार दी है, इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, जो कि इन्होंने अपने लोगों को मार के उस पर सियासत की। कोई भी इतनी बड़ी चीज छुपती नहीं है दुनिया के अंदर। तो पहले भी हुआ था ना वजाहत, अगर हम ओवरऑल एविडेंस की बात करते हैं तो जो मुंबई अटैक्स हुए उसमें भी लोगों ने कहा, पठानकोट की अगर बात कर लें, उड़ी की बात कर लें, ये तमाम वो अटैक्स हैं जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली शवाहिद एविडेंस कुछ मिलता नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को या पाकिस्तान की तरफ से किसी इन्वेस्टिगेशन टीम को आप आने नहीं देते, खुद ही आप ज्यूरी लगा लेते हैं, खुद ही आप फैसला सुना लेते हैं और उसके बाद फिर ये मिस एडवेंचर करते हैं। लेकिन जी ये सिर्फ भारत और इंडिया तक, यानी इंडिया और पाकिस्तान तक अब ये सवालात मुहित नहीं रहे। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में भी आपको दिखाया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसके ऊपर अपना एनालिसिस पेश किया है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, इसमें किस तरह सुबकी हो रही है, इंडिया के लिए कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन है उसके लिए, आइए वो भी आपको दिखाते हैं।
देखें जी, इसको कहते हैं कि ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में होती है। यही इंटरनेशनल जरीदे इस्तेमाल किए जाते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में, ये कहने में कि जी पाकिस्तान में इंतहा पसंदी पनप रही है, दहशतगर्दी के कैंप हैं, ट्रेन हो रहे हैं, फलाना ढिमाका हर चीज़। लेकिन अल्लाह ख़ुद अपने सबसे, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसको इस नहज पे ले आया है कि आज उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल रही है। वजाहत कैसा लग रहा है ये सुनकर कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि इनके पास जो असलहा है वो इतना नाकारा और बुसीदा है 68% कि उसको वो विंटेज मिलिट्री है, यानी उसको एक अजायब घर में रखना चाहिए। उन्होंने आसान अल्फाज में ये कहा है। आपका क्या रिएक्शन है? सुबह की चाय इस न्यूज़ से ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मुझे और नहीं मिल सकती। थैंक्स फॉर दैट। और बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे अच्छा भी लग रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि यार इतनी बड़ी तुम्हारी फोर्स है, इतना बड़ा मुल्क है, थोड़ा तो अकल के साथ इस्तेमाल करता है इंसान अपनी चीज़ों को। पहले तो इन्होंने बम्बई जो हमले हुए उसमें हुआ, कम से कम उन्होंने अपनी फोर्सेस को तो इंक्लूड ऐसा नहीं किया था कि जंग करना शुरू कर दें। अब वो बेचारे इनके साथ जुड़े में मीडिया देख के उनको भी जोश आ जाता है, नफसियाती तौर पे तो वो लोग पहाड़ों पे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है वजाहत के 1999 में जब कारगिल का वाक़या हो रहा था तो इन्होंने बाकायदा मिस किया था इंटरनेशनल मीडिया को, यानी उस वक्त भी इन्होंने एक कोई डोनेशन कैंपेन शुरू कर दी थी कि इंडियन आर्मी का साथ दीजिए। पता नहीं इंडियन आर्मी दुनिया में क्या झंडे गाड़ने उस वक्त जा रही थी और उस पर क्या जारियत हो गई थी, अगेन प्रोपेगेंडा टू पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए। और BBC तक पे वो एड्स चलते थे इनके असर और रसूख की वजह से। और आज देखें वक्त किस तरह पलट कर आया। जो लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान के पास शायद दुनिया में अकेला हम रह गए हैं, तन्हा रह गए हैं, हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जब आप हक पर होते हैं, जब आप सच्चे होते हैं तो दुनिया पलट कर आपकी बात सुनती ज़रूर है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी तज्ज़िया लेंगे। इसके अलावा डॉक्टर खालदा यानी डॉक्टर हुमा बकई भी हमारे साथ होंगी, उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या समझती हैं और अब इलेक्शन पे इसकी क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। यानी आपको लगता है कि इंडियन इलेक्शंस इन टाइम होंगे? क्या बीजेपी ने जो ये अब इतना बड़ा दुख सहा है उसके बाद वो इस पोजीशन में हैं भी कि वो इलेक्शनियरिंग माइंड में जा सकते हैं या कैंपेन ट्रेल की तरफ जा सकते हैं? मोदी साहब बेचारे खुद इतने अपोलोजेटिक हो गए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में जाके ये खुद कह रहे हैं कि काश के हमारे पास राफेल तैयारे होते। ये वही वाली बात है कि जब आप यू स्पिल्ड द बीन्स हो उसके बाद अब आप क्या करें? 4 साल आप हुकूमत में रहे और अपने टर्म के आखिर में ये कह रहे हैं कि काश हमारे पास राफेल तैयारे होते। यानी ये इंडियन सोसाइटी को भी उनसे पूछना बनता है कि 4 साल पहले क्यों नहीं खरीद लिया आपने ये तैयारे, जब आप मार्स पे मिशन भेज रहे थे, जब आप अपना इतना बड़ा पुतला लगा रहे थे और दुनिया को ये बता रहे थे कि कितनी अजीम कौम है भारत। खैर ये वो सवालात हैं जो उनका मीडिया, हमारा मीडिया और उनका माशरा उनसे कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये भी बात करना चाहेंगे कि मुख्तलिफ अदवार से जब एक रियासत और एक कौम गुजरती है तो बहुत कुछ सीखती है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक स्टेबिलिटी का नया बाब है जहाँ हम देखते हैं कि हमारी तीसरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे सामने है। इंटरनेशनल जरीदों में कहा जा रहा है कि इमरान खान एक बहुत ही कदावर स्टेट्समैन और लीडर बनकर उभर रहे हैं। आइए आपको ये भी दिखाते हैं कि ये इतनी बड़ी जो कर्व बॉल आई थी, अभी आप ये भी देखिए कि पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने अपनी 22 साल सियासी करियर के बाद हमने देखा कि ही हैज़ टेकन ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर। और ये कितना मुश्किल था, यानी इंटरनली भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आ रही थी, इसके बावजूद चीज़ों को सामने लेके चलना। और अब ये एक बहुत ही अहम बात आई है, एक और कहने की आपको ज़रा दिखाते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी इस पर्टिकुलर इशू को हैंडल करने के लिए क्या कुछ किया। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। जी जनाब, ये होता है एक कदावर लीडर, एक स्टेट्समैन जिसको पता है कि मुल्क की और इस खित्ते की क्या ज़रूरत है। कोई जंगी जुनून नहीं है, हमने कोई चेस्ट थम्पिंग बिहेवियर यहाँ पे डिपिक्ट नहीं किया वजाहत कि 2 तैयारे उनके गिरा दिए। उनका हर क्लेम झूठा साबित हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि इस सारे किस्से से इंडिया ने सीखा क्या। अभी तक उनको लग रहा है कि वो अपने अवाम के लिए एक इलेक्शनरिंग कैंपेन में है। योर रिस्पॉन्स टू इमरान खान, ये जो उनको इंटरनली भी तनकीद का निशाना बनाया जाता था वजाहत, ये मसला जिस तरह उन्होंने सॉल्व किया है, जिसमें वो असर्टिव भी रहे हैं, कोई लचक भी नहीं है, ही इज फर्म, लेकिन फिर भी रवादारी और अमन की बात हो रही है। असर्टिव होने का इससे अच्छी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि जब आप अपनी राइट्स की इस तरह से बात करें और आपकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा सख्ती भी हो और आजिज़ी भी हो।
दुनिया गवाही दे रही है कि समझदार और बड़ी कौम कौन है। जनाब, आपकी जो साइज है ना वो रकबे से या आबादी के साइज से नहीं पता चलता, इस बात से पता चलता है कि आपकी क़यादत की सोच क्या है। और मुझे बहुत अफसोस होता है, देखिए बहुत अच्छे दोस्त हमारे बॉर्डर के उस पार भी रहते हैं, उनसे प्रोफेशनली हम उनको जानते हैं, लेकिन आज ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि आज 2019 में उनके पास एक ऐसी क़यादत है जिसकी सोच इतनी छोटी है, जिसने इस पूरे सोबरिंग वाक़े से, जहां उनको इतनी एम्बैरसमेंट हुई, मुंह की खानी पड़ी, सवालात के जवाब नहीं है, लेकिन उससे सीखा क्या। मोदी साहब ने सैटरडे को एक बहुत बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस की, अपनी इलेक्शनियरिंग का ही वो हिस्सा थे, उनकी कैंपेन ट्रेल का ये हिस्सा थी इंडिया में। जो मुझे सबसे अहम बात लगी वजाहत कि ये एडमिशन है, यानी ये आपने खुद कन्फेस कर लिया कि हाँ हमारा बहुत नुकसान हुआ, जिसको एक तरह से आप ढांपने की कोशिश करते रहे, सबसे पहली चीज़। और दूसरा ये कि ये राफेल निंजा टर्टल की बात नहीं हो रही है, ये इन्होंने सिर्फ ये सीखा कि हमारे पास लेटेस्ट जंगी तैयारे होने चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की भी है कि जो तैयारे मार गिराए गए वो JS-17 पाकिस्तानी मेड तैयारे में इनके 2 तैयारे गिरा दिए। बिल्कुल, पाकिस्तानी मेड एक चीज़ इंडिया को बकायदा हिट कर रही है, और उसके अपना जो एक लेवल है वो कितना ऊपर जा चुका है। फिर ये खुद से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए इनको कि हमारा ये तो नाकामी शो कर रहे हैं अगर आप देखें, और हमदर्दी बटोरने के चक्कर में दोबारा उन पॉलिटिशियन से जो इनके साथ सो कॉल्ड खड़े हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनली ये एक चीज को कन्फेस कर रहे हैं कि हमारी नाकामी है। देखिए ये तो मैं आई टेक इट एज अ कन्फेशन, मोदी का यहाँ पे ये कहना कि हमारा देश का बहुत नुकसान हुआ, हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशंस अपना किरदार अदा करे और एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाई जाए, ये उनका फरमाना था आफ्टर द अटैक। और सबसे बड़ी बात कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम इनके पायलट को एज अ पीस जेस्चर वापस भेज रहे हैं, उसके अगले रोज वजाहत डोसियर आता है जिसमें अपनी तरफ से उन्होंने एविडेंस देने की कोशिश की कि पुलवामा में हमें ये गुत्थियां मिली हैं जिससे हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ शख्स इसमें मुलव्विस है। यानी अगर आपकी ये सोच थी भी तो यू हैव ऑलरेडी एक्टेड, आप एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर चुके हैं, पाकिस्तान को ये राइट दे चुके हैं कि हम पहले रिटेलिएट करें, क्योंकि आपने हमारी जो हुदूद है, सरहदें हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। बिल्कुल, कोई हलवा थोड़ी है पाकिस्तान की, आप कश्मीर समझ के बैठे हुए मकबूजा कि आप गए हो वहाँ 2 को आप शहीद करके आ जाएं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एक ऐसी ताकत बन चुका है जो कि इमरान खान की जो लीडरशिप है उसमें बहुत आगे जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको बताएं अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को इतने बहादुर सपूत दिए हैं जो हमारे मुजाहिदीन हैं, लेकिन हमारे दुश्मन को कभी हम कम नहीं समझ सकते। आपको जो मकरू अज़ाइम है उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह भारत की ये प्लानिंग थी कि एक वक्त में नहीं बल्कि बैक वक्त कई शहरों पर हमला आवर हो। इसके लिए अपने साथ उसने इजराइल को भी मिलाया था, लेकिन जब उसको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से 3 गुना ज़्यादा सख्त रिस्पांस और रिटेलिएशन होगी, तब ये जो सारी स्ट्रैटेजी थी ये तितर बितर हो गई। लेकिन इसके जो हमारे पास मजबूत हमें एविडेंस मिला है, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में आपको बताते हैं। ये वो मकरू साजिश थी जो पाकिस्तान के खिलाफ रची जा रही थी। पाकिस्तान पर हमले की घिनौनी साजिश रची। जराये के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया। ये बुज़दिलाना हमला राजस्थान से होना था। टारगेट पर बहावलपुर और कराची थे। पाकिस्तान के चौकन्ने इंटेलिजेंस इदारों ने मंसूबा भांप लिया और दुश्मन को खबरदार किया कि मादरे वतन पर हमला किया तो 3 गुना बड़ा जवाब मिलेगा, जिस पर बुज़दिल भारत ने हमला तर्क कर दिया। मफरूज़ों पे बेस है जी ये डोसियर, जिसमें कोई ऐसा एक्शनेबल एविडेंस नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा कि हमें एविडेंस दीजिए, जिस तरह की कोऑपरेशन कोलैबोरेशन हमारी तरफ से ज़रूरी होगी वो हम ज़रूर करेंगे। एक बड़ा मज़हका खेज़ बात की जा रही थी बार बार वजाहत, अगर आप देखें कि जी जब इनके पायलट को एज अ पीस जेस्चर हमने वापस किया, एक तो नंबर 1 कहा गया कि जी जिनीवा कन्वेंशन के तहत आपने करना ही था, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जिनीवा कन्वेंशन ये कहती है कि अगर आप हालत जंग में हों, यानी पहले तो इसका सबसे पहला जो स्टेप होगा वो फिर ये एडमिट कर लेना होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया था। अब बहैसियत एक सॉवरन कंट्री पर हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करें, ये हम पे मबनी था। दूसरी चीज फिर ये हुई कि जिस तरह हम ये देखते हैं
कि इनके पायलट को वापस किया गया तो वहाँ से कुछ तज्जियाकार और एनालिस्ट ये उठ खड़े हुए कि इनके साथ साथ जिन पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पे कुछ लोग हैं जो दहशत गर्द हैं, वो भी हमारे हवाले किए जाएं। आपको पता है, मैं देख रही थी TRT वर्ल्ड जो कि टर्किश न्यूज़ चैनल था, उसमें सबसे पहली बात वहाँ के इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने ये की कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी अदालतें मौजूद हैं। अगर आप वाकई समझते हैं कि कोई शख्स दहशत गर्द है या इंतहा पसंद है, आप पाकिस्तान को एविडेंस दे दीजिए, उनकी हमारी कोर्ट्स में उस केस को चलने दीजिए। अगर हम समझते हैं कि वो जिम्मेदार है तो हमारा तो खुद नेशनल ये तहैया है कि हम दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। बिल्कुल, बड़ी आसानी से ये चीज़ को ये हैंडल कर सकते थे। और अगर इनको लगता था कि हमने कराया तो फिर बात करते। ये ज़माना थोड़ी है कि आप इस तरह छोटी सी बात पे 200-300 और अपने लोग मार दें। इनका ये नियत ही नहीं थी। जब कराने खुद बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि 30 दिन के बाद इलेक्शन है, दो न्यूक्लियर ममालिक हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, मोदी साहब क्या ये समझ रहे थे कि 2-3 दिन की जंग होगी और उसके बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे? न्यूक्लियर पावर्स का जंग करना बहुत मुख्तलिफ बात होती है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, राशिद मलिक बोल रहा हूँ कराची से। जी राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये कि आपने एक प्रोग्राम बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं और सवेरा नदीम के बाद आपने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रही है। अच्छे टॉपिक्स होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से। बहुत शुक्रिया, तो माशाल्लाह, कीप इट अप। और दूसरा ये है कि जैसे मुझे तो ये आम लोगों की बड़ी राय होगी, जैसे मैं अभी कहने जा रहा हूँ कि इंडिया में जो अक्ल सियारी लोग हैं वो शायद ज्यादातर सियासत में या मीडिया में है। जितने अक्ल वाले लोग हैं उनके शायद एजुकेशन में या स्पोर्ट्स वगैरह में है। जैसे उन मीडिया का रिस्पॉन्ड आया, ये करते हैं कि जैसे हमने ये उनका पायलट वापस किया है। हाँ जी, बड़ा आसान सा जवाब था कि वो कहते जी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हमने वापस किया है। बात ये है कि अगर उनका फॉरेन ऑफिस ये कहता ना कि हमने प्रेशर से किया, तो फिर वो पायलट ले लेते हमसे वापस, कभी भी ना होता। अच्छा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात राशिद, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। आपको ये बताते चलें कि वो जिसको 3 दिन तक हीरो गर्दान रहे थे, ये कहा था कि जी ये वापस आए, इसने देखें क्या पता नहीं क्या मार्का उसने किया था। खैर बहरहाल उसको इतना हीरो वर्शिप कर रहे थे। जैसे ही वो भारत की सरजमीन पे बेचारा वापस पहुंचा है, सिर्फ 9 मिनट कुल उसको अपनी फैमिली से मिलने दिया गया है। इसके अलावा उसके टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं और उनके सरबराह जो इनकी एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने खुद कहा कि अगर ये फिट करार पाया हमारे टेस्ट के थ्रू तो इनको रखा जाएगा एयरफोर्स में, वरना ये तय है कि शायद इनको गोल्डन हैंडशेक देकर खुदाफिज कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके सामने एक बहुत ही अहम इशू रखेंगे। इंटरनेशनल मीडिया इस बात पे भी फोकस कर रहा है कि पाकिस्तान में जो इल्ज़ाम हम पे ये लगाते थे कि यहाँ पे अक़लियतें गैर महफूज हैं, ये अब हकीकत बन चुका है इंडिया के लिए। वहाँ पे मुसलमान कैसा फील करते हैं? हालांकि इन्होंने सुषमा साहिबा को OIC भेज के समझा था कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ये कोई परेशान कुन मौका होगा। नंबर 1, वहाँ पे रेजोल्यूशन जिस तरह पास की गई, इंडिया को काफ़ी वहाँ पे भी एम्बैरेसमेंट हुई। दूसरा ये कि इंडिया के अंदर मुसलमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी जनाब, ये वो टॉलरेंस की बात है जो हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली तार तार हो रहा है सेक्युलर इमेज इंडिया का इन द लास्ट 4 ईयर्स। कांग्रेस बहरहाल एक ऐसी जमात है जिसने इंडिया में हमेशा इस बात का प्रचार किया कि वो इंक्लूसिव हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं, लेकिन बीजेपी के आने के बाद इन 4 सालों में इनके माशरे में बहुत ही सिवियर तब्दीली आई है और इस तरह के वाक़यात मेरे ख्याल में वजाहत बढ़ते चले जा रहे हैं। लगते हैं जी डेमोक्रेटिक कंट्री, लगता है कोई कबीले की बात हो रही है छोटे से, जिसमें सारे देहाती रहते हैं कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम यहाँ से निकल जाओ। और दुनिया में इनको कोई, इनके अपने लोग इंग्लैंड के अंदर जो हिंदू हैं वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जब हम इंग्लैंड में अमेरिका में साथ रह सकते हैं, साथ खाना पीना करते हैं, तो ये कौन सी वजह है कि आप उनको नाजिया के नाम पे कह रहे हैं पाकिस्तान जाओ, फहीम के नाम पे कहते हैं कि आप निकल जाओ। कि आपने एक तो मुस्लिम्स के साथ एक दोहरा रवैया रखा और ख़ास तौर पे बात की जाती है, हम हिस्ट्री में पढ़ते थे वजाहत के, जब हम डिक्टेटर्स की बात करें तो डिक्टेटर्स हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं असल प्रोग्रेस और तरक्की से। हिटलर के बारे में कहा जाता है जी उसने लोगों को सड़कों पे लगा दिया था, ये कहना कि शुरू कर दिया था कि जर्मन्स कोई बहुत ही सुपीरियर रेस हैं। तो ये उसी तरह का एक माइंडसेट है, ये डिक्टेटर माइंडसेट है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स में, और खुसूसन एक ऐसे खित्ते में जहाँ पे दुनिया की आबादी का 1 अरब बंदा रहता है, ये बिल्कुल भी उनको जेब नहीं देता। इसी दुआ
और उम्मीद के साथ कि ये जंगी जुनून भारत का कम होगा और हमारे जो हौसले हैं और हमारी जो कमिटमेंट है पीस के साथ, अमन पसंदी के साथ, वो इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। और अगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना तो याद रखिएगा हम आपके मुल्क में घुस के आपको मारेंगे। ये मुझे ये पर्सनली जुमला अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम अपना दिफा ज़रूर बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। हमारे मुजाहिदीन अफलाक के नाम है आज का हमारा ये एपिसोड, और प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए, उसको सिग्नेचर साइन ऑफ करते हुए हम एक ट्रिब्यूट उनको पेश करना चाहते हैं जो आपके सामने रखेंगे, और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।